बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 2.61 रुपए की फी लीटर बढ़ गया है, तो वहीं डीजल में 2.71 रुपए की फी लीटर इजाफा हुआ है। जम्मू में 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 104.03 रुपए का हो गया है। जम्मू में 1 लीटर डीजल 92.86 रुपए का हो गया है। कश्मीर में 1 लीटर पेट्रोल 105.87 रुपए का हो गया है। कश्मीर में 1 लीटर डीजल की जो कीमत है वो 93.82 रुपए हो गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें एक बार फिर से इजाफा हो गया है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 2.61 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है, तो वहीं डीजल में 2.71 रुपए फी लीटर इजाफा किया है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब ईंधन की कमी में जो कीमतें हैं उसमें इजाफा किया गया है। लगातार बढ़ते दामों से आम लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए फी लीटर पहुंच गया है। इससे पहले शनिचर को भी पेट्रोल डीजल की जो कीमत थे उसमें 87 पैसे से 91 पैसे तक का इजाफा हुआ था। पेट्रोल डीजल में इजाफे का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। इस इजाफी कीमत के साथ ही जम्मू में 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 104.03 रुपए, जबकि 1 लीटर डीजल की जो कीमत है वो 92.86 रुपए फी लीटर हो गई है। फिर से इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल जो और डीजल है उसमें इजाफा देखने को मिला है। इस इजाफे की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा हुआ है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में फी लीटर करीब 2 रुपये 71 पैसे तक बढ़ा दिए हैं, जो कि पिछले 2 हफ्तों में चौथी बार इजाफा हुआ है। 15 मई से रोज़ाना रेट संशोधन दोबारा शुरू होने के बाद अब तक ईंधन की जो कीमतें हैं उसमें कुल मिलाकर तकरीबन 7.5 रुपये लीटर का इजाफा हो चुका है। इस नए इजाफे के साथ में कश्मीर में 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 105.87 रुपये, जबकि 1 लीटर डीजल 93.82 रुपये पहुँच गया है। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भारतीय रुपये की कमज़ोरी इस लगातार बढ़ोतरी की वजह है, जिससे तेल कंपनियों की इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ गई है। लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों का असर अब परिवहन खर्च, महंगाई और आम लोगों के घरेलू बजट पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, और जिसकी वजह से अब इसका असर धीरे धीरे जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को भी मुतासिर करेगा। 7.5 रुपये का इन दिनों इजाफा हो गया है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। पहले से ही इसकी कीमतें ज़्यादा थी और अब फिर से इनमें इजाफा हुआ है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर और ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे, चौथी बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, किस तरह से अब ये लोगों को मुतासिर करेगा? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 2 हफ्तों में करीबन 7.5 रुपए का इजाफा जो है अब करंटली फ्यूल प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। और उसके अकॉर्डिंगली अभी कश्मीर डिवीजन में अगर आप देखें तो पेट्रोल की जो प्राइसिंग जो है वो एटलीस्ट 105.87 पैसा के आसपास अब पहुंच चुकी है। हालांकि इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद इन्फ्लेशन जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक कंटिन्यूस जो एक वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है यहाँ हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। क्योंकि जब आप रुपये की वैल्यू देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पे रिसीड होती जा रही है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो जीडीपी जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल की जो प्राइसिंग जो है क्रूड ऑयल बेसिकली जहां पे हम देखते हैं इसके प्राइसिंग में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ओवरऑल
लेवल पे जो हमारी फ्यूल की जो प्राइसिंग जो है उस पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 15 मई से जब हम देखें तो कहीं ना कहीं पे एक फ्रीजिंग सिचुएशन थी, लेकिन लगातार 7.5 रुपए का अब 2 हफ्ते में इजाफा होना, ये काफी ज्यादा एक बर्डन जो है, और डेफिनेटली एक लोअर क्लास या जो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं या जो ऑटोमोटिव है उन पे काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। या जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सूरत हाल जो है उसमें फेयर्स की जो रेट्स जो है वो बढ़ सकती है, उससे ओवरऑल लेवल पे जो आम आवाम जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो सकती है। और दूसरी जगह पे जब आप देखें तो कश्मीर में हर एक चीज जो है वो बाहर से लाई जाती है और उसमें रेट्स जो है काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर इस तरह से फ्यूल पे रेट्स बढ़ जाती है या जो प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, तो उससे ऑब्वियसली हर एक कमोडिटी पे जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, चाहे आप खाने पीने की चीजों की बात करें या बाकी जितने भी एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है जो डेली लाइफ पे इस्तेमाल होती हैं उस पे काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्राइसिंग वहां पे भी इन्फ्लेट हो सकती है। हालांकि लगातार कोशिश ये की जाती है कि रेट्स को किसी भी तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन दो बड़े जो कंपोनेंट्स जो है, एक जो क्रूड ऑयल की जो रेट्स जो है उसकी पर बैरल जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप रुपये का जो वैल्यू जो है वो आपको रिसीड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है खास तौर पर फ्यूल पे पड़ रहा है और उसी के रिजल्ट में हमें ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखा जाए, अब चौथी बार इजाफा हो गया इसमें, क्या लोगों से आपकी बातचीत हुई है, क्या उनका कुछ कहना है, क्या कुछ रद्द-ए-अमल उनका है, और किस तरह से क्या अब इसका असर बाजारों में आपको देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार होती नजर आ रही है, ऐसे में चौथी मरतबा रेट बढ़ा है। ₹2.61 और ₹2.71 के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। मोड़ों में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है डीजल की कीमतें बढ़ने से, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड है वो डीजल व्हीकल्स पर ही होता है, तो यकीनन माल ढुलाई महंगी होगी तो इसका सीधा असर कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। वहीं सबको ये पता है कि वेस्ट एशिया में जो स्थिति है उसके बाद भारत पे इसका असर पड़ना था। हालांकि काफी देर तक गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्टेबलाइज करके रखा, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी होगी। पिछले 10 दिन में ही चौथी मरतबा जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है और 7.5 जो है वो सीधा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अब, क्योंकि पहले जब 3 रुपए या 90 पैसे 61 पैसे के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा था, लोगों कहीं वो टूट नहीं रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से लगभग 2.5 से ज्यादा की कीमतें बढ़ी है और आगे माना जा रहा है कि और भी कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो अब धीरे धीरे लोगों को विचार करना पड़ रहा है, और जो एक्सेस में लोग सड़कों पे घूमते थे या फिर आप कह सकते हैं चहल करने के लिए गाड़ियों में निकल जाते थे, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। हालांकि जो अपर क्लास या फिर मिडिल क्लास तबका है उस पर अभी आप कह सकते हैं अपर क्लास को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वहीं तबके की बात करें, बड़े सारे लोग जो है अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं, बड़े सीमित साधन होते हैं, तो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आजकल के समय में हर किसी के पास 2 पहिया वाहन तो है, तो ऐसे में लोग यही देख रहे हैं कि जो माइलेज ज्यादा वाली देने वाली गाड़ियां, चाहे 2 पहिया 4 पहिया बोले, और बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर की सेल में बहुत ज्यादा जो है देखने को मिला है। वहीं 4 व्हीलर की जो है वो जो इलेक्ट्रिक है उनकी मार्केट काफी जो है बड़ी है। ऐसे में कंपनियां भी जो है इस समय टारगेट जो है वो कंज्यूमर्स को कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी तो यकीनन आने वाले समय और महंगी होंगी और आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जो है मूव करें। गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए सब्सिडी दे सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो माल ढुलाई जो कि सबसे ज्यादा ट्रक के जरिए होती है और ऑलमोस्ट सभी ट्रक डीजल से चलते हैं, तो आने वाले समय में और अभी से ही देखा जा रहा है कि चीजों की कीमतों को जो है वो बढ़ोतरी होना शुरू होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब ऐड किया जाएगा उसमें एडिशन होगा तो उसका सीधा असर कंज्यूमर पर पड़ेगा और आने वाले समय में हमें महंगाई जो है वो बिल्कुल महंगाई में इजाफा देखने को मिल सकता है। मीर, लगातार जो रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है, तेल की जो कीमतें हैं वो भी उसमें बढ़ रही हैं, सियासी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल इसमें सामने आया है? वेल देखिए, जनरली जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोगों की डेफिनेटली तर्जुमानी करते हैं और लोगों का हाल जो है अभी इस रेट्स की इन्फ्लेशन की वजह से ऑब्वियसली अब बेहाल हो सकता है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली इसमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है और जो बड़े फिगर्स हैं, क्योंकि 2.5 रुपए का पर लीटर इजाफा होना ये कोई छोटी बात नहीं है। इस चीज को एक मैनेज करना और एडजस्ट करना एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास पर्सन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है।
क्योंकि यूजुअली जब आप देखें तो जो जॉब्स करते हैं वो नॉर्मली स्कूटीज पे, बाइक्स पे या फोर व्हीलर जो छोटी गाड़ियां उसमें ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए भी इसका जो इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली पड़ सकता है। जहां पे वो एक नॉर्मल सैलरी पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते थे, लेकिन वहीं पे अब अगर उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस इतने हाई राइज पे चले जाते हैं तो उनकी उस रोजमर्रा जिंदगी पे भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और वहीं पे अगर आप देखें तो स्कूल्स में ऑब्वियसली फीसेस पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि स्कूल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन, जो बसेस जो है खासतौर पर अभी कश्मीरी डिवीजन में ज्यादातर जो है ई बसेस नहीं चलती हैं, इसी डीजल या पेट्रोल पे चलती हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे भी जो फैमिलीज जो है, हाउस होल्ड जो है, उस पे इसका असर देखने को मिल सकता है, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कई सारी चीजें जो है अभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी तरफ से लोगों के हवाले से जो है सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नेशन वाइड क्राइसिस अभी हैं जिसमें अभी हम एंगेज हो रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू एनी यूटी या स्टेट नहीं है, क्योंकि ये नेशन वाइड प्रोसेस चल रहा है। जो रेट्स दिल्ली में इन्फ्लेट हुई हैं उसी के अकॉर्डिंगली पर डिस्टेंस जो है जम्मू कश्मीर में भी इन्फ्लेशन हुई है। तो ये नेशन वाइड अभी क्राइसिस है जिसमें अभी पूरा मुल्क अभी जूझ रहा है। तो ऑब्वियसली ये हम पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ से नहीं देख सकते हैं। ये लेकिन जरूर है कि अगर इन सभी चीजों को किसी भी तरीके से स्विच आउट नहीं किया गया तो शायद ये लार्जर स्केल पे अपना इम्पैक्ट लार्जर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ख्वाहिश, क्या कुछ सूरत हाल अभी देखी जाए किस तरह से, क्या अब इसकी कीमत में और इजाफा होता हुआ दिख रहा है या कोई राहत की उम्मीद कहीं नजर आ रही है? देखिए, कई सारे अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो ये देख रहे हैं कि जो रेट बढ़ेगा, और सरकार ने रेट जो है वो हालांकि छोटी छोटी दरों में ही बढ़ा है। वो सबसे ज्यादा, जैसे कहीं हमने देखा कि पाकिस्तान में तो 400 रुपए लीटर तक तेल पहुंच गया था। तो जब भारत में जिस तरह से पहले 3 रुपए बढ़ा, फिर 80 पैसे और अब 2.5 रुपए इस तरह से बढ़ रहा है, तो दर ऐसी ही रहेगी। पर इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये जो है पेट्रोल और डीजल के जो भाव अच्छे खासे जो है बढ़ जाएंगे, जिससे जो है एक साथ तेल डलवाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं टैक्स फुल करवाते हैं, फिर वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब उनको पता चलेगा कि वो कितनी कॉस्ट अतिरिक्त दे रहे हैं। अमूमन अगर हम देखें तो कोई अगर व्यक्ति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलवाता है तो उसको 4 रुपए 5 रुपए में चुभेंगे नहीं है फिलहाल। लेकिन जब यही आंकड़ा बढ़ जाएगा, जो डबल ट्रिपल हो जाएगा, जो अभी के मुकाबले रेट बढ़ रहे हैं, उससे फिर इफेक्ट पड़ेगा। अभी के समय में तो आने लग रहा है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक गैस की भी कीमतें सरकार बढ़ा सकती है। पेट्रोल डीजल में लगातार जो है बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन पक्ष भी ये कह रहा है कि जिस समय बैरल कच्चे तेल की कीमतें कम थी उस समय जो पेट्रोल कंपनी है उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, तो फिर इनको क्यों एकदम से अब सरकार एकदम से इतना तेल बढ़ाने की जो है वो रेट बढ़ाने की प्रयास की हुई है। हालांकि जब हमने देखा कि 4-4.5 साल तक जो है स्टेबल एक रेट रहा पेट्रोल डीजल का, उसमें क्रूड ऑयल काफी सस्ता था, तो पेट्रोल डीजल कंपनी ने जो पेट्रोलियम कंपनी का बहुत मुनाफा कमाया था। तो इसको लेकर जो पक्ष है वो कटाक्ष जरूर जो है बीजेपी गवर्नमेंट पे कर रहा है। और अभी इसको लेकर स्थिति यही है कि एक तरफ बातचीत तो चल रही है ईरान और यूएस की, और अभी देखा कि फायर वो आगे बढ़ भी गया है, लेकिन उसके बाद भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में अभी कंफ्लिक्ट है, जिस कारण फ्लाइट आ रही है। तो उस कारण से भारत पे बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत ज्यादा कंज्यूमर है, बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल की खपत है, और सरकार को सारा मोस्टली बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर दरें जो बढ़ रही है, और आने वाले समय में लोग बहुत ही तैयार रहना होगा कि और ज्यादा इसमें इजाफा हो सकता है। राहत की उम्मीद अभी दूर तक नजर नहीं आ रही है। अमीर, आप बने रहिए। ख्वाहिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शोपिया में कई जगहों पर एनआईए की रेड हो रही है। जमात इस्लामी से जुड़े लोगों पर ये छापेमारी हो रही है। जामिया सिराज उल उलूम में तलाशी मुहिम चलाई गई है। यूएपीए के तहत में मदरसे को बंद किया गया था। शोपियां ज़िले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। जनापुरा के मुलू चित्रगाम इलाके में साबिक जमात इस्लामी शख्सियत शहजादा औरंगजेब के घर पर भी एनआईए की टीम ने तलाशी मुहिम चलाई है। एनआईए की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ में पहुंची और कई घंटों तक तलाशी ली। हालांकि अफसरान की तरफ से अब तक जांच या किसी बरामदगी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। इसी दौरान
इमाम साहिब इलाके वाले वाक़े जामिया सिराजुल उलूम स्कूल में भी तलाशी मुहिम चलाई गई है। गौरतलब है कि हाल ही में इस स्कूल को UAPA के तहत में गैर कानूनी करार दिया गया था। तो शोपियां में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और NIA की तरफ से छापेमारी की जा रही है। मदरसे को सील किया गया था। जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर NIA की रेड देखने को मिले। शोपियां से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर NIA की रेड हुई है। जमात इस्लामी से जुड़े लोगों पर छापे हुए हैं। जामिया सिराजुल उलूम में तलाशी मुहिम चलाई गई है। UAPA के तहत में मदरसे को बंद किया गया था और शोपियां ज़िले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने कई जगहों पर छापेमारी की है। जैनापुरा के मुलूद चित्रगाम इलाके में भी साबिक जमात इस्लामी शख्सियत शहजादा औरंगज़ेब के घर पर भी NIA की टीम ने तलाशी मुहिम चलाई। NIA की टीम पुलिस और CRPF के जवानों के साथ में पहुंची और कई घंटों तक तलाशी की। हालांकि अफसरान की तरफ से अब तक जांच या किसी बरामदगी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इसी दौरान इमाम साहिब इलाके में वाक़े जामिया सिराजुल उलूम स्कूल में भी तलाशी मुहिम चलाई गई है। गौरतलब है कि हाल ही में इस स्कूल को UAPA के तहत गैर कानूनी करार दिया गया था। तो वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने वादी कश्मीर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी मुहिम चलाई है। ये कार्रवाई दहशतगर्दी के नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW और मुबैना टेरर फंडिंग मामले की जांच के तहत की गई है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के कई ज़िलों में तलाशी मुहिम चलाई गई है, जबकि शोपियां के इमाम साहिब इलाके में बैन जमात इस्लामी से जुड़े सिराजुल उलूम इदारे में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। माना जा रहा है कि वादी में दहशतगर्दाना ढांचे को ख़त्म करने के लिए ये कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। अफसरान के मुताबिक NIA की टीमों को जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का ताउन मिला है। इस दौरान मुश्तबा लोगों से भी जुड़े कई रिहायशी ठिकानों को भी तलाशी ली गई है, जहां से टेरर फंडिंग, संचार नेटवर्क और मुबैना एंटी नेशनल एक्टिविटी से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश की गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर और जुनैद गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर NIA की तरफ से छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ इनपुट मिला था? अभी NIA की तरफ से कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ लोकेशंस पे रेड्स लगातार चल रही हैं और इनफैक्ट श्रीनगर के साथ साथ शोपियान में भी रेड्स के हवाले से जिक्र मिला है, क्योंकि रिसेंटली सिराजुल उलूम को जो है UAPA के अंडर करार दिया गया है कि ये अनलॉफुल जो है एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ था और टेरर लिंक्स जो है वो देखी जा रही थी। तो इस ज़िमन में केस की इन्वेस्टिगेशन NIA लगातार तब से कर रहे हैं और इसी ज़िमन में ये रेड्स जो है करंटली देखने को मिल रही है। हालांकि इस रेड्स के हवाले से देखें तो 3 बड़े कंपोनेंट्स जो है जो कंटेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर जिनकी भी जमात इस्लामी के साथ जो कि एक बैनर्ड बेसिकली एक आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जो लिंक्स है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सेकेंड, जो यहाँ पे टेरर फंडिंग के जो टेरर नेटवर्क्स की जो फंडिंग कहाँ से आती है, कहाँ से उनको वो मिलती है, उस मामले को लेकर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। और साथ साथ जो OGW इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करते हैं उनके खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई अभी करंटली NIA की तरफ से अक्रॉस कश्मीर डिवीजन चल रही है। हालांकि जिस तरह से अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये अभी नहीं बताया गया है कि क्या कहीं पे कोई इंक्रिमेटिंग मटेरियल जो है वो क्या रिकवर किया गया है या किसी के जो अरेस्ट के हवाले से जो है कोई अभी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि मल्टीपल लोकेशंस पे अभी रेड्स चल रही हैं, कई सारे मकानात को अभी चेक किया जा रहा है, उनकी फ्रेस्किंग की जा रही है और जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके हवाले से पूरी मालूमात अभी हासिल की जा रही है। और खासतौर पर जो लोग सिराजुल उलूम के साथ वाबस्ता है उनके घरों पे इस टाइम पे करंटली जो है छापामारी की जा रही है और खासतौर पर कोशिश की जा रही है कि जहां जहां से भी इसके हवाले से जो भी कंटेंट मिलते हैं जो इन चीजों के साथ जुड़े हुए, चाहे हम टेरर फंडिंग की बात करें, टेरर लिंक्स की बात करें, OGW नेटवर्क्स की जो ऑपरेशंस हैं उसकी अगर हम बात करें, तो इन सभी चीजों को लेकर मद्देनजर रख के ये सारी चीजें अभी करंटली की जा रही है और कोशिश की जा रही है
कि जितना भी ये नेटवर्क अभी अब लास्ट मोमेंट में अभी बचा हुआ है कश्मीर डिवीजन में, ये भी कंप्लीटली जो है वो खत्म किया जा सके। जुनैद, किस तरह से देखा जाए शोपियां में कहां पर छापेमारी हो रही है और क्या इस छापेमारी के दौरान कुछ बरामद हुआ है अभी तक? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे ही जो है एनआईए ने जो है कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है सर्च लगाए, तो इसके साथ साथ जो है जिला शोपियान के जो है 2 मकामात पे जो है रेड कंडक्ट की। और मैं आपको बता दूं कि जो है हाल ही में एक जो है स्कूल जामिया सिराजुल उलूम जो है कि इमाम साहिब में, और इसको जो है यूएपी के तहत बंद कर दिया गया था, और उस पे भी जो है आज एनआई की तरफ से रेड देखने को मिली। और उसके बाद जो है फार्मर जमाती लीडर जो मौलू चित्रागाम शहजादा औरंगजेब और उनके घर पे भी जो है एनआई की तरफ से रेड देखने को मिली। और ये रेड जो है सोर्स के मुताबिक जो है टेरर फंडिंग को लेकर और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को जो उनको लेकर है। लेकिन फिलहाल जो है हमारे तफसीलात के मुताबिक जो है एनआई की रेड अभी तक इस राजगोलू में जो है जारी है, और इसमें भी जो है तफसीलात आने का बाकी है। क्या इसमें जो है किसी भी अफराद को जो हिरासत में लिया गया या फिर दस्तावेज को जो है सीज किया गया, ये तफसीलात भी आने बाकी है। लेकिन फिलहाल जो है दोनों जगहों पे जो है एनआई की तरफ से रेड जारी, और यही बताया जा रहा है कि ये रेड जो है टेरर फंडिंग रिलेटेड है और ओजीडब्ल्यू के रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ये जो है जिस तरह से जमात इस्लामिया जो है बैन कर दिया गया था, और उनके घरों के भी और उनके नेटवर्क को जो है तितर बितर करने के लिए ये रेड भी डाली गई है। और सिराजुल उलूम जो हाल ही में यूएपीए के तहत बंद कर दिया गया है, और इसी के रिलेटेड उसी के उस छापबीन के रिलेटेड जो है सिराजुल उलूम पे भी अभी जो है रेड जारी है। और फिलहाल शोपियान में दोनों जगहों पे रेड, जी 2 जगहों पे शोपियान में रेड चल रही है। मीर, ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें अवाम की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है इन कार्रवाइयों को लेकर? देखिए, अगर आप इसके बैकड्रॉप में देखें तो आपको एटलीस्ट 2019 के बाद जो एक डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो आपको देखने को मिला होगा, खासतौर पर जब हम कश्मीरी अवाम की बात करें, क्योंकि आपने पीपल्स रिस्पांस के हवाले से यहाँ पे सवाल किया है। लोगों की जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देखने को मिली है कश्मीर डिवीजन से, लेकिन अब जिस तरह से 2019 के बाद थोड़ी बहुत जो सूरत हाल एक अलग तरीके से और बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है, उसमें एक बिल्कुल जो एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्रीली सामने नजर आ रहे हैं। लोग बिल्कुल ओपनली इस बात को नकारने के लिए तैयार है कि वो टेररिज्म को किसी भी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे, और वो खासतौर पर चाहते हैं कि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे लगातार जिसको लेकर सरकार की तरफ से पहल चल रही है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि करीबन 30 साल की अगर हम बात करें, 3 दहाइयों की बात करें, तो लोगों ने कहीं हद तक जो है सफर किया है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि वो मजीद आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से सफर ना करें। जो अपॉर्चुनिटीज, जो एवेन्यूज, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट के जो कंसर्न्स यहाँ पे अक्सर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे 2019 तक ब्लॉक देखने को मिल रहे थे, लेकिन तब से अब काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और लोग हर जगह पे कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर की डायरेक्ट विंग की बात करें या उनके साथ जितने भी एलाइड जो एजेंसीज हैं उनकी अगर आप बात करें, तो लोगों को कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हर जगह पे उनको बिल्कुल ओपनली मिल रहा है। जुनैद, क्या इस मामले में अब तक जो छापेमारी चल रही है या कब से ये पूरा मामला चल रहा है, और क्या इसमें किसी से पूछताछ और हिरासत में किसी को लिया गया है? फिलहाल देखिए, ये सुबह सवेरे से ही जो है दोनों जगहों पे जो है एनआई की तरफ से तलाशी जो है जारी है, और एक जो है ये फार्मर जमाती लीडर है उसके घर पे भी जारी, और जामिया सिराजुल उलूम जो कि एक जो है नामी स्कूल है वहाँ पे भी जो है तलाशी जारी है। देखिए, फिलहाल जो है इनके रिलेटिव जो है अफराद जो है उनसे पूछताछ जारी है, दोनों जगहों पे जो है इनकी जो है तलाशी अभियान जारी है। लेकिन फिलहाल जो है इसमें कोई भी इस चीज का सामने नहीं आ रहा है कि इसमें जो है किसी अफराद की जो है हिरासत में लिया गया या कोई भी दस्तावेज जो है इसमें चीज गया। फिलहाल जो है रेड दोनों रेड जारी है, अभी किसी को हिरासत में लेने की कोई खबर नहीं है, हालांकि पूछताछ इस मामले में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि सांबा जिले के विजयपुर विधानसभा के बीरपुर इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक रोज़ा वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी के बानी और साबिक वजीर अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोग तरक्की और डेवलपमेंट के नाम पर वोट देते थे, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने मजहब की सियासत करके लोगों से वोट हासिल किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कश्मीर के लोगों को गुमराह करके इख्तिदार हासिल किया, मगर आज ना बीजेपी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। पंचायती चुनावों को लेकर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और रियासत में जल्द पंचायत चुनाव कराने जाने चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आज आए थे, इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रामनगर से आए थे और सांबा के डिफरेंट जगहों से आए थे। उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज यहाँ आए, इस गर्मी में यहाँ आना और हमारी बात सुनना, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जैसे आपने सुना, सरकार ढूंढने निकले हैं हम भी। सरकार है कहाँ? सरकार का वजूद कहीं दिखता नहीं है, सरकार की एक्शन कहीं दिखती नहीं है। बदकिस्मती से यहाँ 29 मेंबर भाजपा के हैं और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। दोनों सोए हुए हैं, दोनों दो हाथ से लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, लूट खसूट में लगे हुए हैं। यहाँ जो लूट खसूट हो रही है उसका कोई जायजा नहीं लिया जा रहा है। मुझे पता नहीं है एलजी साहब क्यों नहीं इसका जायजा ले रहे हैं। उनको तो चाहिए कि कम से कम अकाउंटेबल इन लोगों को बनाएं। विधानसभा क्षेत्र में विजयपुर के और सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आए थे और चूंकि लगभग 2.25 साल हो गया इस सरकार को बने हुए और ये सरकार डिलीवर करने में फेल हो गई है। जो वादे किए गए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर साल में फ्री देंगे, 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, यहाँ जो रेत बजरी की जो हेरा फेरी हो रही है उसको बंद करेंगे, तो कोई भी वादा ये पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ। तो आज हमने अपने वर्करों को यहाँ पे इकट्ठा करके इस सरकार की जो विफलताएं हैं, आज सड़कों की हालत देखो, आज यहाँ पे आप बिजली की हालत देखो, पानी की हालत देखो, लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया नहीं है। तो जो भी लोगों की मुश्किलातें हैं कोई आंसरेबल नहीं है। कुलगाम के ब्लॉक डी के मार्ग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक शमूलियत प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर और ज़िला सदर कुलगाम अब्दुल मजीद पडर ने इलाके का दौरा किया और मकामी लोगों और पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। प्रोग्राम के दौरान कई नौजवानों और हामियों ने अपनी पार्टी में रस्मी तौर पर शामिल होने का फैसला किया। नए मेंबरान ने पार्टी की विज़न और ज़मीनी तरक्की के एजेंडे पर भरोसा जताया। इस मौके पर अब्दुल मजीद पडर ने नए मेंबरान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि आवाम की हिस्सेदारी से ही मुस्बत सियासी बदलाव मुमकिन है। मकामी लोगों ने भी उनके दौरे और अवामी राब्ते की तारीफ की। प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर लीडर और अहदेदारान भी मौजूद रहे। और आपको बताएं कि सऊदी अरब की वजारत दिफा का बड़ा फैसला सामने आया कि काबा की हिफाजत में लगाया एयर डिफेंस। मक्का मदीना में सऊदी ने बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। हमले को रोकने के लिए ये सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बता दें कि काबा की सिक्योरिटी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। सऊदी अरब की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, वजारत दिफा की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि काबा की हिफाजत में एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। मक्का मदीना में सऊदी ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमलों को रोकने के लिए ये सख्त इंतज़ाम किया गया है। लगातार कशीदगी मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, हमले जवाबी हमले जारी हैं। इस बीच में सऊदी अरब की वजारत दिफा की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि काबा की हिफाजत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। मक्का मदीना में सऊदी ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमले को रोकने के लिए ये खास सख्त इंतज़ाम किया गया है।
आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई कि सऊदी जो वजारत दिफा है उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। काबा की हिफाजत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। मक्का मदीना में सऊदी ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमले को रोकने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। मिडिल ईस्ट की कशीदगी को देखते हुए ये बड़ा फैसला वजारत दिफा की तरफ से लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।